The chlorine water is yellow green in color. The chlorine water is yellow green in color. ठीक है. Yet on standing for a long time. Yet on standing for a long time, the chlorine water loses its. This chlorine water loses its yellow green color. येलो ग्रीन कलर. बताओ, क्लोरीन को हमने वाटर में डाला तो क्या होता है आपका? येलो ग्रीन कलरेशन. ठीक है ना, क्लोरीन अपना कलर शो करेगा. लेकिन अगर 10 या 2 या 4 दिन छोड़ दें कलरेशन, और 10 या 12 घंटे बाद, है ना, तो मैं लिख दूं यहाँ जी पर आफ्टर 12 आवर्स इट बिकम्स कलरलेस. तो ऐसा क्यों हो गया? इट बिकम्स कलरलेस. यही क्वेश्चन है कि क्लोरीन वाटर, ठीक है ना, ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स कलर. हम्म. बोलो. सर हम्म. सर वो उसमें कुछ वो अगर सर Cl2 + H2O करूंगा तो बन जाएगा HCl प्लस में HOCl. हाँ, है ना. तो HOCl की वजह से ना. हाँ 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 हाँ, बिल्कुल. ये चीज है आपकी. चलो मैं बट बताता ये नहीं पता कि HOCl की वजह से क्यों होगा वो. हूँ. वो देखो, सुनो सुनो. जो कलर है, कलर किस वजह से है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका ट्रांजिशन होगा. कलर उसी वजह से है ना. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसका ट्रांजिशन होगा, इसी वजह से कलर है. तो अभी तो एलिमेंटल फॉर्म में है तो क्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. लेकिन जब ये रिएक्ट कर लेगा तो क्या बना देगा? Cl- बना देगा ना. या क्या बनाएगा? Cl+. तो सातवां जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो तो खत्म हो गया ना. तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर कौन सा ट्रांजिशन है और कौन सा कलर? समझे? तो मैं लिख दूं यहां पर द क्लोरीन वाटर loses its color on standing because chlorine reacts with water. Chlorine reacts with water to produce. Chlorine reacts with water to produce. ठीक है ना. Reacts with water to produce. Reacts with water to produce HCl and HOCl. ठीक है ना. और हेंस या तो देखो, यहाँ तो क्लोराइड बन चुका है और यहाँ क्या बन चुका है आपका? क्लोराइड, है ना. हेंस क्लोरीन वाटर loses its color. Similarly bromine water similarly bromine water also loses its red color on standing. वो भी स्टैंड करने पर क्या होता है? अपना रेड कलर लूज कर देता है ना.
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HBr एंड HOBr और HOBr के होने की वजह से ये भी क्या करता है, अपना कलर लूज कर देता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं इससे आगे हम। अच्छा, एक चीज और जो आपकी इसके बाद आता है आपका एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के एनामलस बिहेवियर शो करने के रीजन क्या क्या हैं, मुझे रीजन बताओ पहले, उसके बाद एनामलस बिहेवियर की बात करेंगे हम, कि जो फ्लोरीन है वो एनामलस बिहेवियर शो ही क्यों कर रहा है, बोलो। रीजंस फॉर एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो पहला मैं लिखूं यहां पर रीजन क्या क्या है कि फ्लोरीन एनामलस बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। तो पहला रीजन हुआ आपका वेरी स्मॉल साइज, है ना, वेरी हाई आयोनाइजेशन, एनर्जी। तीसरा, absence ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और चौथा, हाई और वेरी स्मॉल साइज, वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, absence ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना। और एक और लिख दो यहाँ पर, टेंडेंसी टू फॉर्म। ये तो एक ही इसके पास है, तो पीपाई क्या बनाएगा, पीपाई कहीं बनाता ही नहीं है। और यहाँ लिख दो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब पहली एनामली देखो, पहला एनामलस बिहेवियर क्या है। फ्लोरीन shows an oxidation state of -1 only. So it forms only one oxo acid. इसलिए क्या बनाता है, सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, ठीक है ना। और वो भी कौन सा, HOF। वेयर एज अदर हेलोजन्स शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, so they form a wide range, of oxo acids। तो जैसे आपका फ्लोरीन था, खाली HOF बना रहा था, क्लोरीन HOCl भी बनाएगा, है ना, और HClO2 भी बनाएगा, HClO3 भी बनाएगा, HClO4 भी बनाएगा। और फ्लोरीन ना ये बनाएगा, ना ये बनाएगा, ना ये वाला बनाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 शो कर रहा है ना। और बाकी यहाँ पर हर जगह क्लोरीन +1 से लेकर +3, +5 और +7 भी शो कर रहा है आपका। तो रेस्ट ऑफ अदर हेलोजेंस विल शो ए वाइड रेंज ऑफ ऑक्सो एसिड्स। दूसरा, जो कंपाउंड्स हैं फ्लोरीन के, उनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। सेकंड, द कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन possess higher ionic character। वो क्या possess करते हैं आपका, हायर आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं ना। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर
AlF3 क्या है जी, आयनिक है। बाकी AlCl3, AlBr3 एंड AlI3 आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। बाकी सारे क्या हैं आपके, कोवेलेंट कंपाउंड है। चलिए ये चीज हो गई। तो जो फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं उनमें आयनिक करेक्टर आपका ज्यादा है। अच्छा, इसके बाद हो गया जो फ्लोरीन है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर है, बाकी सब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर नहीं है। तीसरा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर फ्लोरीन ब्रिंग्स आउट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। तो आयोडीन को +7 में कौन ला सकता है, खाली फ्लोरीन ही ला सकता है। बाकी ICl5 ही मिलता है हमें, और इसके साथ तो क्या मिलता है, IBr3 ही मिलता है खाली। तो फ्लोरीन क्या हो गया आपका सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजर, यानी कि इट स्टेबलाइजेस द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मोर। और इसके बाद आ गई आपकी चौथी बात, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, बाकी और कोई हेलोजन नहीं करता आपका। तो इसीलिए जो HF है, HF इज ए लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही HF मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एसोसिएटेड हैं। वेयर एज रेस्ट ऑफ अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स, जबकि बाकी सारे जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, वेयर एज रेस्ट ऑफ अदर वेयर एज रेस्ट ऑफ अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स आर गैसियस इन नेचर। अब देखो यहाँ पर जो HF है, इसमें तो प्रोटॉन जो है दो फ्लोरीन के कांटेक्ट में है ना, एक के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से और एक के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से है। तो प्रोटॉन जो है वो आपका इतना फ्री नहीं है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर इन HF द प्रोटोन या हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड with two fluorine atoms, one by covalent bond and other by hydrogen bond, ठीक है ना। So the ease of losing a proton is lesser। तो प्रोटॉन को लूज करने की ईज क्या है, कम है आपका। So HF is the weakest acid among hydrogen halides, ठीक है। तो सबसे घटिया एसिड HF, उससे बढ़िया HCl, उससे बढ़िया HBr, और सबसे बढ़िया आपका HI। और आपका जो हाइड्रो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज लाइक, है ना। तो एक तो ये हो गया आपका, एक ये हो गया। तो मैं लिख दूं यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज लाइक KHF2 and KHCl2 doesn't exist, and KHCl2
डज नॉट एग्जिस्ट, और जो KHCl2 है वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो इसका रीजन भी कहाँ छुपा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो KF एंड HF, ये बीच में क्या बन गया आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और ये क्या बन गया, KHF2। तो जब ये डिसोशिएट होगा तो कैसे डिसोशिएट होगा, HF2 माइनस, ठीक है ना। तो KHF2 exists ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। KHF2 जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, है ना। KHCl2 जैसे मैं लिख दूं KCl और प्लस में HCl, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, नो H बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ, नो एसोसिएशन, तो ये एसोसिएट ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। और हेलोजन एसिड में HF सबसे वीक एसिड है, लेकिन रिएक्टिव सबसे ज्यादा कौन है, HF ही है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट वेरी हाई रिएक्टिविटी, तो फिफ्थ हो गया आपका वेरी हाई रिएक्टिविटी, वेरी हाई रिएक्टिविटी ऑफ HF। तो HF हैज द एबिलिटी, तो मैं लिख दूं यहाँ पर HF हैज द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज oxygen from glass. It means the glass dissolves in HF, है ना। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में लूंगा और उसके अंदर शीशे के मैं टुकड़े डालूंगा, तो मेरा शीशा क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो शीशा क्या होता है, इसके अंदर घुल जाता है। कैसे घुलता है, शीशा होता है आपका Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट, है ना। यही क्या होता है आपका, ग्लास होता है, और प्लस में HF डलेगा यहाँ पर। तो ऑक्सीजन है 3, तो इसके लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए आपको, 6, तो ये हो गया 3H2O और Na2SiF6। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो HF इज यूज्ड फॉर इचिंग ऑफ ग्लास। HF को हम यूज करते हैं फॉर इचिंग ऑफ ग्लास, है ना। ग्लास को हमें खुरचना हो या उस पर कुछ लिखना हो, तो उसके लिए हम क्या किसको यूज करते हैं, आपका ये क्या कहते हैं, HF। तो मैं लिख दूं ग्लास। यहाँ पर, सो HF is used for itching of glass। तो शीशे पे अगर हमारा नाम लिखना हो तो एक ड्रॉपर से आप क्या करो, उसमें ये HF लगाते चले जाओ, और 2 या 4 सेकंड बाद HF को क्या कर दो, आप वाइप कर दो क्लॉथ से एक, तो जहां जहां आपने ये HF चलाया था वहां वहां पर क्या हो जाएगा, ग्लास डिजोल्व हो जाएगा, तो वहां वहां पर आपका नाम लिखा जाएगा ग्लास के ऊपर, ठीक है ना। तो इट इज यूज्ड इस वजह से। और एक और लिख दें यहाँ पर हम, क्या कहते हैं आपका, है ना, जो सिल्वर, जो इसके फ्लोराइड्स हैं वो वाटर में तो सोल्यूबल है ना, लेकिन और दूसरे जो फ्लोराइड है वो इनसोल्यूबल होते हैं ठीक। आपके। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर, छठा और लिख दो, सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, तो मैं लिख दूं AgF इज सोल्यूबल इन वाटर, वेयर एज AgCl का तो व्हाइट पीपीटी बनता है, AgBr का पेल येलो पीपीटी बनता है, और AgI का ब्राइट येलो पीपीटी बनता है ना। आर इनसोल्यूबल इन वाटर। यहाँ तो एनाइन छोटा होने की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, काफी ज्यादा है, तो उस वजह से लेटिस टूट जाता है आपका, है ना। और यहाँ एनाइन का साइज बिगर होने से हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, जिससे आपका लेटिस नहीं टूटता है आपका, है ना। तो ये हो गई आपकी एनामलस बिहेवियर ऑफ हेलोजन। चलिए इसके बाद आता है आपका
हाइड्रोजन हैलाइड्स है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में अगली चीज आती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। मैं लिख दूं यहाँ पर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो इसके अंदर क्या होता है आपका, ये बनेगा आपका, ये HF बनाएगा, क्लोरीन HCl बनाएगा, ये HBr बनाएगा और ये HI बनाएगा, है ना। तो सारे मेरे सिमेट्रिकल हैं, सारे के सारे लीनियर ही हैं, तो सिमेट्री वाला फैक्टर तो किसी के लिए भी अप्लाई हो नहीं रहा आपका, है ना। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा आपका, जो सिमेट्री होती है वो डिस्टॉर्ट होती चली जाएगी आपकी ड्यू टू पोलराइजेशन, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट, तो सिमेट्री तो सबके लिए ही है ना आपके, यहाँ पर देखो सारे के सारे सिमेट्रिकल ही हैं, तो सिमेट्री वाला फैक्टर तो हट गया आपका। तो HF में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है, और इसका क्या हो जाएगा, कम। लेकिन इसके बाद इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका। तो ऑर्डर यहाँ पर रहेगा आपका, HF का तो ज्यादा है ही सबसे, और फिर हो जाएगा आपका HCl, फिर हो जाएगा आपका HBr, और फिर क्या हो जाएगा आपका HI। तो ये क्या हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो जैसे जैसे हम आयोडीन की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होंगे आपके वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे, फाइनली दे विल एक्सीड ओवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HI में जो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो HF के कंपैरिजन में, HF की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उससे स्ट्रोंग है आपके, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे कम रहा HCl का, उसके बाद HBr का, उसके बाद HF का, और उसके बाद HI का मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है हमें, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सिमेट्री को देखना ही नहीं है वहां। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन किस में है, HF में है ना। तो दूसरा हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो HF ही है जो HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बाकी सबके बीच में तो क्या है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। तो सबसे ज्यादा हो गया HF का, उससे कम हो गया HCl का, उससे कम हो गया HBr, और उससे ज्यादा हो गया आपका HI। तो करेक्ट ऑर्डर क्या रहा, HCl से ज्यादा HBr, से ज्यादा HI, से ज्यादा HF। तो मैं लिख दूं यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी बात हम कर दें यहाँ पर स्टेबिलिटी, है ना। स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिकली कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, वीक होता जाएगा, है ना। और थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। तो मैं लिख दूं यहाँ पर एज द साइज ऑफ हेलोजन, as the size of halogen increases, the bond dissociation energy of element hydrogen, of element hydrogen decreases, है ना। the bond dissociation energy of element hydrogen bond decreases, ठीक है ना। so thermal stability, so thermal stability of uh, hydrogen halide, hydrogen hydrogen halide decreases, हाइड्रोजन हैलाइड डिक्रीजेस। तो सबसे तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? HF, उसके बाद उसके बाद होगा आपका HCl, उसके बाद होगा आपका HBr, और सबसे जल्दी कौन टूट जाएगा? HI। तो चौथा लिख दो अब आप एसिडिक करेक्टर। तो सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है? H और I का ही है ना, तो सबसे जल्दी H प्लस दे देगा, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर लेसर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन, lesser is the bond dissociation enthalpy, greater will be the ease of release of proton, ठीक है ना। so higher will be the acidic character। तो सबसे बढ़िया एसिड कौन हो जाएगा? HI। तो HF से बढ़िया HCl, HCl से बढ़िया HBr, है ना। सबसे जल्दी HI का बॉन्ड टूटेगा। तो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो हाइड्रोजन दे, है ना। तो पांचवा लिख दूं मैं यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही कहानी होगी आपकी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो वही सबसे कम HF, फिर HCl, फिर HBr, और फिर आपका HI। चलिए ये चीजें हो गई इसकी आपकी। और इसके बाद है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यहाँ पर हम लिखते हैं अगला पॉइंट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ, है ना, तो यही अकेला ऐसा है फ्लोरीन जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देता है ना। तो फ्लोरीन हैज द कैपेबिलिटी टू ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन। तो मैं लिख दूं यहाँ पर फ्लोरीन हैज द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन, ठीक है ना। सो इट फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ ऑक्सोफ्लोराइड्स। ऑक्सोफ्लोराइड क्यों बोला? क्योंकि अनायन किसका होगा इसमें? फ्लोरीन का, है ना। जनरली कंपाउंड को हम ऑक्साइड बोलते थे, जैसे CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ऑक्साइड आइड बोलने का मतलब क्या है कि आइड वाला जो एलिमेंट है उसका अनायन है। ऐसे ही मैं ऑक्सीजन के फ्लोराइड की बात करूं तो वहां पर अनायन किसका है? आपका फ्लोरीन का अनायन है ना। वहां पर अनायन किसका है? फ्लोरीन का अनायन है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं? ऑक्सोफ्लोराइड। दो टाइप के ऑक्सोफ्लोराइड बनाता है, एक ये O2F2 और एक ये OF2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन +1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है आपका? +2, है ना। तो इसमें से ये तो जो पेरोक्साइड लिंकेज है ये अनस्टेबल है, ये वाला कंपाउंड अनस्टेबल है, और ये वाला कंपाउंड क्या है आपका? कंपैरेटिवली स्टेबल है, ठीक है ना। तो इनको बनाएंगे कैसे हम? वही डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है ना। और डिस्चार्ज ट्यूब में आप दोनों को मिक्स करोगे तो ये आपका बन जाएगा आपका। तो जो O2F2 अनस्टेबल है तो बहुत जल्दी ये टूटेगा और क्या रिलीज करेगा? ये फ्लोरीन रिलीज करेगा, है ना। तो O2F2 स्टेबल इस वजह से है कि यहाँ पर एक कुछ इस टाइप का लिंकेज है आपका। देखो जरा ध्यान से, दोनों ऑक्सीजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे? एक दूसरे को आपस में रिपेल करेंगे ना।
इसलिए ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो O2F2 इज हाईली अनस्टेबल, तो मैं लिख दूं यहां पर सिंस O2F2 is highly unstable, so it easily undergo decomposition. So it easily undergo decomposition. ये किस में चला जाता है आपका, डिकम्पोजिशन में चला जाता है। It easily undergoes decomposition to produce atomic fluorine. So O2F2 is used as a very good fluorinating agent, है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर O2F2 प्लस प्लूटोनियम। तो ये तो सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, बड़े साइज वाले, तो कोवलेंसी कितनी शो करेंगे, 6। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका PuF6, तो इसको 3 कर लो, और प्लस में क्या हो गया 3O2, ठीक है ना। इसके बाद है आपका ये ऑक्साइड्स भी बनाएंगे आपके, है ना। तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर नोन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, जबकि फ्लोरीन ऑक्साइड्स नहीं बनाता। फ्लोरीन क्या बनाता है, फ्लोराइड, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर फ्लोरीन फॉर्म्स फ्लोराइड्स विद ऑक्सीजन, whereas rest of other halogens form oxides with oxygen। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। तो ऑक्साइड मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक हो गया आपका क्लोरीन का Cl, चलो O3 माइनस, ऐसे ही ब्रोमीन का लिख दिया हमने, इनके पेंटा ऑक्साइड लिख दो ना सबके, Cl2O5, ये लिख दिया मैंने Cl2O5, यहाँ पर लिख दिया मैंने Br2O5, और यहाँ पर I2O5, सबके पेंटा ऑक्साइड्स लिख दिए। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि इन तीनों में से सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बोलो। बोलो भाई, या इन तीनों ऑक्साइड में आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, बताओ। एक सेकंड। बोलो बोलो। हाँ आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है।
बताओ भाई। सर Cl वाला ना। हाँ तो बताओ इसके अंदर Cl वाला आप क्या कह रहे हो, सबसे ज्यादा अनस्टेबल है? जी। Cl वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखो, स्टेबिलिटी के लिए हमेशा आप क्या चीज चेक करते हो? इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, है ना? हमेशा आप इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन देखते हो ना। चलिए, तो अब देखो, जो क्लोरीन की मैं बात करूं, क्लोरीन के मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, तो मैं लिख दूं यहाँ पर द ClO बॉन्ड। भाई क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्लोरीन का साइज तो कम हो गया, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसका साइज बढ़ गया, है ना? तो द Cl बॉन्ड इज स्टेबल ड्यू टू कंपेरेबल कंपेरेबल साइज ऑफ Cl+5 एंड ऑक्सीजन -2 एंड O2-। जबकि हम आयोडीन की बात करें, तो आयोडीन पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। तो आयोडीन I2O5 और I2O5 के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होंगे आपके? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे आपके, है ना? तो मैं लिख दूं I2O5 इज स्टेबल ड्यू टू इट्स हाई इट्स हाइयर पोलैरिटी, कि आपका आयोडीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर है। सो I2O5 molecules are held together, so I2O5 molecules held are held together by stronger dipole dipole interaction। तो I2O5 इस वजह से स्टेबल है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रोमीन के ऑक्साइड्स की, तो वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। द ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन द ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन, है ना, लैक दीज फीचर्स। उनमें ये फीचर ही नहीं है आपका। ना तो साइज कंपेरेबल है जिससे बॉन्ड स्टेबल हो, और ना ही डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा है ना? सो सो ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन oxides of bromine are least stable। तो जब हम इनको हीट करेंगे तो सबसे जल्दी ब्रोमीन का ऑक्साइड टूट जाएगा, है ना? ब्रोमीन का जो ऑक्साइड है वो सबसे जल्दी टूट जाएगा आपका। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन will serve as best oxidizers among halogen oxides। ठीक है ना? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, है ना? तो मैं लिख दूं यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी आपकी आयोडीन पेंटाऑक्साइड की, उससे ज्यादा स्टेबल होगा Cl2O5, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? Br2O5, है ना? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गई। और मैं लिख दूं यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। तो सबसे बढ़िया ये होगा आपका I2O5 से, आयोडीन पेंटाऑक्साइड से क्लोरीन पेंटाऑक्साइड, और इससे बढ़िया ब्रोमीन पेंटाऑक्साइड। एक चीज को मैं और लिखूं यहाँ पर ClO2, है ना? तो ClO2
ये यूजेस ClO2 ऐसा मॉलिक्यूल है, Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है, एक आपका लोन पेयर है और एक आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे फ्री है, तो ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ये क्या होते हैं, ClO2, ClO2 is an odd electron molecule, molecule, ठीक है ना। so it readily undergoes decomposition, it undergoes decomposition, it readily undergoes decomposition to produce atomic ऑक्सीजन, ये एटॉमिक ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हुआ, ये बढ़िया ऑक्सीडाइजर हो गया आपका। तो मैं लिख दूं यूजेस ऑफ ClO2। तो सबसे पहला काम आपका जो ClO2 है, ये क्या होगा आपका, बढ़िया ऑक्सीडाइजर होगा आपका, है ना। तो नंबर 1 में लिख दूं यहाँ पर, इट इज यूज्ड इन स्टेरलाइजेशन ऑफ वाटर, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन देगा तो बैक्टीरिया को क्या कर देगा, ये सबको किल कर देगा उनको ऑक्सीडाइज करके। और दूसरा, इट इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट, सेकंड it is used as a bleaching agent, it is used as a bleaching agent, ठीक है ना। फॉर पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। चलिए, इसके बाद आता है आपका आयोडीन पेंटाऑक्साइड, 11th में हमने किया था, इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैं लिख दूं यहाँ पर I2O5 is used in estimation of कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हो गया CO और 5 और प्लस में I2O5, तो ये हो गया 5CO2 और I2, है ना। तो अगर 1 मोल आपका आयोडीन लिबरेट होता है, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड कितना था, 5 मोल, है ना। तो बाय नोइंग द अमाउंट ऑफ आयोडीन लिबरेटेड वी कैन प्रेडिक्ट द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो बाय नोइंग द अमाउंट ऑफ iodine liberated, we can predict the amount of कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। तो जो मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे, उनके साथ तो ये दोनों कंपाउंड बनाएंगे, लोअर ऑक्सीजन स्टेट का भी और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड भी बनाएंगे, है ना। जैसे मैं बात कर दूं टिन के साथ, तो टिन प्लस Cl2 तो SnCl2 बना देगा, लेकिन इसी टिन के साथ 2 क्लोरीन डालूंगा तो SnCl4 भी बनेगा आपका, है ना। ऐसे ही हम बात कर दें यहाँ पर एंटीमनी की, Sb के साथ में Br2 डाल दूं तो
3/2 Br2, तो ये देगा SbBr3। लेकिन इसी एंटीमनी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, तो प्लस में 5/2 Br2 डाल दूं तो SbBr5, है ना। तो जो आपके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड्स हैं वो क्या होंगे, आपके ज्यादा कोवलेंट होंगे। तो मैं लिख दूं यहाँ पर द कंपाउंड्स, द हैलाइड्स, द हायर हैलाइड्स, द हायर हैलाइड्स are more covalent, are more covalent than lower halides। जो हायर हैलाइड हैं वो लोअर हैलाइड से क्या है, ज्यादा कोवेलेंट है, ठीक है ना। क्यों, बिकॉज बिकॉज इन हायर हैलाइड्स, इन हायर हैलाइड्स द ऑक्सीडेशन, the oxidation state of metal is higher, is higher, so its polarizing power, so its polarizing, so its polarizing power is high। तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है, हाई है। इसमें से कोवलेंट करेक्टर क्या होता है, ज्यादा। इसके बाद आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अदर हेलोजन। इसके बाद आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अदर हेलोजन्स। तो हेलोजन आपस में भी रिएक्ट करती हैं एक दूसरे से, है ना। और कौन सा कंपाउंड बनाएगी, इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो मैं लिख दूं यहाँ पर द हेलोजन रिएक्ट विद, रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, एंड फॉर्म, एंड फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या है आपके, जब हेलोजन आपकी आपस में रिएक्ट कर जाए। जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर Cl2 प्लस में F2, तो क्या बन जाता है, ClF बन जाता है आपका। ऐसे ही मैं लिख दूं यहाँ पर I2 प्लस में 3Cl2, तो ये क्या बन गया, ICl3। ऐसे ही मैं लिख दूं यहाँ पर I2 प्लस 7F2, तो 2IF7। ये सब के सब इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। तो अब आता है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर हेलोजन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो पहली बात, these inter halogen compounds are diamagnetic in nature। These inter halogen compounds are diamagnetic in nature। दूसरी बात, they are generally liquids, है ना। तो they are held together by dipole, dipole interaction। They are held together by dipole dipole interaction, ठीक है ना। Hence they are generally
दे आर जनरली liquids and solids except chlorine fluoride, है ना, ClF, which is a gas। और तीसरा मैं लिख दूं यहाँ पर, दे आर कोवेलेंट कंपाउंड। जब ये कोवेलेंट कंपाउंड हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड की सबसे बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि दे अंडरगो, क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस, है ना। सो दे दे अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, सो दे अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। और ध्यान रखना भाई, हाइड्रोलाइसिस में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट नहीं होता। तो चलो इन रिएक्शंस को करो तुम। यहाँ पर मैंने लिख दिया ClF3 प्लस HOH, और मैंने लिख दिया यहाँ पर IF7 प्लस वाटर, ठीक है ना। और एक और लिख लो यहाँ पर BrCl5 प्लस वाटर। चलो करो हाइड्रोलाइसिस। चलो एक और लिख लो ClF, है ना, प्लस वाटर, इसको यहाँ पर करना। बताओ, करो कंप्लीट। हाइड्रोलाइसिस आता है ना करना, है भाई। ClF, चलो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेंगे। हम्म में HF प्लस अच्छा, HF प्लस HOCl। और क्या। देखो जरा ध्यान से, क्लोरीन पे कितना चार्ज है भाई, यहाँ पर +3 चार्ज है ना, और फ्लोरीन पे क्या है, -1, है ना। तो तीनों फ्लोरीन से तो आपको हाइड्रोजन कितना चाहिए, 3 चाहिए ना। तो आप क्या बना दोगे यहाँ पर, 3HF बनाओगे। तो अब देखो, अभी तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, और आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी ना। तो 3 तो गई फ्लोरीन के साथ। तो अब क्या बचा, एक हाइड्रोजन बच गया आपका, और ClO2 देख लो। क्लोरीन अभी भी कितना है, +3, है ना। तो जो ऑक्सो एसिड बनेगा वो हमेशा किससे बनेगा, लार्जर हेलोजन से, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस द ऑक्सो एसिड, the oxo acid will be formed by larger halogen। ऑक्सो एसिड क्या बनेगा आपका, लार्जर हेलोजन से बचेगा, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट करो अब, IF7 वाली को। हम्म अरे भाई F- को क्या दोगे, हाइड्रोजन दोगे ना। तो 7 हाँ तो हाँ करोगे, तो अभी 2 है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। हो गई 8 हाइड्रोजन, तो 7 तो लगा दिए फ्लोरीन के साथ। तो ये हो गया 7HF, प्लस में एक हाइड्रोजन बच गया, आयोडीन बच गया, और ऑक्सीजन कितना बच गया, 4। तो देख लो, जो ऑक्सो एसिड बना वो किससे बना, लार्जर हेलोजन से बनाना। चलो इसमें बताओ, नीचे वाली में क्या होगा। एक सेकेंड।
सर ये देगा HCl प्लस में HbRO3। और क्या है ना, तो आपको कितनी 5 हाइड्रोजन चाहिए थी, तो 2 तो है ही, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, 3 से मल्टीप्लाई 5 कर दो। HCl हो गया प्लस में ये है ना। हमेशा ध्यान रखना जो ऑक्सो एसिड बनने वाला है वो किससे बनेगा, बड़ी वाली हेलोजन से है ना, द लार्जर हेलोजन विल फॉर्म द ऑक्सो एसिड। चलो इसको करो अब। सर इसमें बनेगा HF प्लस HOCl। और क्या, HF और प्लस में HOCl है ना, +1 वाला बन गया ना आपका, ये बना आपका +5 वाला, ये बना ये +7। तो पूरा वही है ना सर, हाँ हाँ। हाँ, हाइड्रोलिसिस में ऑक्सीजन नंबर चेंज नहीं होता ना कभी भी, तो ये तरीका जी। होता है करने का। चलिए इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, तो दे अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन, क्योंकि डी ऑर्बिटल तो खाली है ना, तो इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इन इंटर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स द सेंट्रल एटम हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है ना। सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं आपका। सो इट एक्ट्स एज ए लुईस एसिड, तो जब लुईस एसिड की तरह काम करेगा तो बगल वाले मॉलिक्यूल से क्या कर सकता है, ये हैलाइड आयन को गेन कर सकता है ना। सो दे अंडरगो सो दे अंडरगो सो दे अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन, तो ये कहाँ चले जाएंगे आपके सेल्फ आयोनाइजेशन में। सो दे विल अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन, कैसे, जैसे मैंने ले लिया ICl3, तो एक बार क्या होगा आपका, आई इसने एक क्लोरीन लूज कर दिया और दूसरे ने इस क्लोरीन को क्या कर लिया, पकड़ लिया अपने साथ, ठीक है ना। तो क्या हो गया, सेल्फ आयोनाइजेशन है ना। तो इन द सॉलिड स्टेट दे आर गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ध्यान रखना, इंटर हेलोजन कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है तो भैया करंट मारेगा वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर, ठीक है ना, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट दे विल एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म। अगली बात, जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं, द इंटर हेलोजन compounds are uh, better halogenating agent are better halogenating agent than dihalogen than dihalogen except फ्लोरीन। फ्लोरीन तो इन सबसे बढ़िया हेलोजेनेटिंग एजेंट है, लेकिन फ्लोरीन के अलावा Cl2 Br2 और I2 उनसे ये बढ़िया हेलोजेनेटिंग एजेंट है, बिकॉज इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ XX dash halogen bond is lesser than XX bond। तो डाई हेलोजन को हेलोजन रिलीज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए,
और इंटर हेलोजन कंपाउंड को हेलोजन का एटम रिलीज करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो दे आर बेटर हेलोजनेटिंग एजेंट, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं आपका ClF3 प्लस में प्लेटिनम डाल दूं, या मैं क्या डाल दूं यहाँ पर, प्लूटोनियम डाल दूं, है ना। तो प्लेटिनम भी कितना शो करता है फ्लोरीन के साथ, PtF6 बनाता है आपको, तो PtF6 बना दो आप, है ना। प्लेटिनम लिख दो या यूरेनियम लिख दो, यूरेनियम, तो ये बन जाएगा UF6। और ClF भी एक स्टेबल कंपाउंड है, तो हर ClF से आप 2 क्लोरीन ला रहे हो, तो 3 कर दिया, और US ये कर दिया आपका, ठीक है ना। तो दे आर वेरी गुड फ्लोरीनेटिंग एजेंट। अब देखो यहीं पे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, इसके अंदर आपसे बोलेगा भाई कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन कह देगा भाई बताओ ClF ज्यादा रिएक्टिव है या I2 ज्यादा रिएक्टिव है, बोलो आप किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा बचाओ बताओगे, बोलो। इन ICL, किन के बीच में? ICL ज्यादा रिएक्टिव है या I2 ज्यादा रिएक्टिव है, बताओ। सर आईसीएल होना चाहिए ना ज्यादा रिएक्टिव। और क्या, क्योंकि कम हीट में क्या कर देगा ये, आयोडीन। सीएल बॉन्ड वीकर है ना आई से। हाँ हाँ बिल्कुल, आयोडीन और हेलोजन दोनों रिलीज कर देगा ये, आई- ठीक है ना। और जबकि ये वाला क्या होगा, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। जो आईसीएल बॉन्ड होगा वो वीक होगा आई बॉन्ड से सर। हाँ तो सो जो आईसीआई है वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। है ना, तो ये जनरल प्रॉपर्टीज थी। आगे करेंगे इनकी शेप वगैरह के बारे में हम बातें, ठीक है ना। और तो क्या होता है यहाँ पर आपका, तो एक और मैं लिख दूं यहाँ पर, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, है ना, एज दे अंडरगो एज दे अंडरगो सेल्फ सेल्फ आयोनाइजेशन, बिकॉज दे अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन, ये कहाँ जाते हैं आपके, सेल्फ आयोनाइजेशन में चले जाते हैं आपके, ठीक है ना। ये हो गया आपका, और तो क्या होना है इसका, है ना। चलो बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। और ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं इसके अंदर। बाकी इसकी हाइब्रिडाइजेशन शेप वगैरह आएंगी आपको, वो करना उसमें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो, ठीक ओके है। ओके। ओके।